तीन बड़े राब्ते अमेरिका की जानिब से करवाए गए ईरान से, और तीनों अमेरिका के करीबी लोग हैं। ओमान से कहा गया कि आप ईरान से बात करें, तो ईरान ने कोई जंगबंदी के लिए जवाब नहीं दिया। फिर फ्रांस का एक चैनल है, उसको इस्तेमाल किया गया, तो वहां पे भी ईरान ने सख्त शराइत रखी और ईरान ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम को बीच में डाला गया, वो इसलिए कि अमेरिका समझता है कि ये हमारे वफादार है, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान के वजीर आजम की कॉल है वो पूरी मॉनिटर हुई है, एक एक चीज। तो उसमें जो है वो शहबाज शरीफ ने बात की जब ईरान से, तो उन्होंने तीन शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर 1 शर्त तो यह कि हमारे हुकूक को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 हमें मुआवजा दिया जाए, नंबर 3 हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे पर अटैक नहीं होगा। अब यह है सिचुएशन, क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता है, या अरब ममालिक ये लड़ाई लड़ सकते हैं? पाकिस्तान को इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? लेकिन फौरी तौर पर तो फायदा होगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, फील्ड मार्शल की अहमियत और बढ़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नजर में, इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी उनको पाकिस्तान में काफी सहूलत मिल जाएगी। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो उठना काफी हद तक बंद हो जाएंगी, कुछ थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाएगा, IMF भी रिलीफ दे देगा, ये आर्जी तौर पर इनको चीजें मिल जाएगी। लेकिन ईरान के साथ टकराव के नतीजे में अपनी एक मुकम्मल सरहद हमेशा के लिए हम खतरे में डाल लेंगे। देखिए ना, जो अफगान सरहद है वो हमने खतरे में डाल ली है। अभी गुज़िश्ता रोज जो रात के वक्त पाकिस्तानी जेट तैयारों ने बमबारी की है अफगानिस्तान में, उसके नतीजे में वहां पे एक तेल का बहुत बड़ा स्टोरेज पेट्रोलियम का जो उन्होंने अपनी एयरलाइंस के लिए रखा हुआ था वो तबाह हो गया और काफी नुकसान हुआ अफगानिस्तान के अंदर। वो लगातार पाकिस्तान वहां पे अटैक कर रहा है, और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका की वो सोच है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। वो पहले कह चुके हैं ये बात, ईरान ने बड़ी तारीफ की है। ईरान के ऑफिशियल ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान का यह फैसला कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देंगे, ये बड़ा शानदार फैसला, हम इसकी तारीफ करते हैं और इससे जो है हम कदर करते हैं अफगानियों की। देखिए, अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस भी मिल जाती तो फिर चारों तरफ से अमेरिका इस काबिल हो जाता कि ईरान के ऊपर अटैक करता, लेकिन बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिली। और पाकिस्तान में एयरबेस देना मौजूदा रजीम के लिए भी इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब एक पैटर्न सेट करके चले गए। इमरान खान साहब ने इतनी मुश्किल डाल दी है, उनका एक लफ्ज एब्सोल्युटली नॉट वो इतना भारी है कि ये सारी हुकूमत मिलकर उसका बोझ नहीं उठा पा रही, वरना ये बड़े आराम से उनको अड्डे देते थे अमेरिकन को कि यहां से भी मारे आप ईरान को। बहरहाल अब सऊदी अरब से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ किसी लड़ाई में उतरता है तो ये डिजास्टर होगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री की कि वो ईरान के साथ एक जंग लड़ेंगे, चाहे वो सऊदी अरब के लिए ही लड़े। देखिए, सऊदी अरब में ईरान कोई मक्का मुकम्मा पे या मदीना मुनव्वरा पे अटैक नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता। ईरान अमरीकी अड्डों पे या अमरीकी असासों के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो ये बार बार कहता भी है। और बहुत सारे अटैक मशरिक़ वस्ता में ऐसे हुए हैं, या तुर्की की जानिब ऐसे हुए हैं, आज़रबाईजान भी, जिनमें ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमले हमने नहीं किए। जो किए उनको वो मानते हैं, जो नहीं किए वो कहते हैं हमने नहीं किए। और ये अरब ममालिक और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये बात तस्लीम करते हैं कि ईरान ने ये हमले नहीं किए। अब लेकिन वो कोई भी ये नहीं बताता कि वो हमले कर कौन रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कौन कर रहा है। देखिए, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े तजियाकार हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, टकर कार्लसन है, कुछ और लोग हैं, वो ये कैटेगोरिकली कहना शुरू हो गए हैं कि कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है। वो लोग ये कहते हैं कि 9/11 की तर्ज का कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, या तो ये गल्फ में हो जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ में हो जाएगा, या ये अमेरिका के अंदर कहीं हो जाएगा। और ऐसे किसी इंसिडेंट के बाद एक जवाब बनाया जाएगा कि ज्यादा बड़ी फोर्स के साथ ईरान पे अटैक किया जाए और ज्यादा ब्रूटल अटैक किया जाए। देखिए, ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि एक तरफा ईरान मारता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा खौफनाक अपना नुकसान बर्दाश्त भी किया है। जो इस वक्त एक रिपोर्ट है रेड क्रिसेंट की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। रेड क्रिसेंट ने बताया कि 20,000 से जायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में। और जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है 24,531 सिविलियंस के जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा जनाब सिविलियंस और दूसरे यूनिट्स को तबाह किया गया है। इसमें 19,775 यूनिट रेजिडेंशियल हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं 19,775 उन्हें तबाह किया गया। 4,511 बिजनेस यूनिट्स, कारोबारी जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा 69 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 195 टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। रेड क्रिसेंट के 16 जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह किया गया है। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ व्हीकल्स को और 19 एम्बुलेंसों को तबाह किया गया है।
ये तबाही रुक नहीं रही, ईरान में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। अभी ये जुमे के दिन ईरान में इतने बड़े इज्तिमात हुए कि सारी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका चाहता था कि ईरानी निकलें ईरान के अंदर मौजूदा रजीम के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या कि ईरानी बहुत बड़ी तादाद में निकले, और इतनी बड़ी तादाद में जंगज़दा मुल्क के अंदर लोगों का निकलना हैरान कुन है। धमाके भी होते हैं और लोग खड़े भी रहते हैं, लोग वहां से भागते भी नहीं है। और दूसरी जानिब अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो हू का आलम है, कोई दिखाई नहीं देता। दोनों जगह पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के अंदर ज्यादा हमले हो रहे हैं, ज्यादा तबाही हो रही है, ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज्यादा बम गिर रहे हैं, इसके बावजूद लोग सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपने रजीम के साथ खड़े। जबकि यही चीज जब इससे बहुत कम शिद्दत के साथ इसराइल में हो रही है तो हू का आलम है, लोग नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुसे हुए हैं, लोग जो है वो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, दोनों जगह पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बात कश्मीर में आज इलेक्शन का दिन था, सारा दिन हम चेक करते रहे क्योंकि 3 मरहलों में ये इलेक्शन होना है। एक मरहले में अभी मीरपुर डिवीजन में हो रहा है, फिर मुजफ्फराबाद में लेकर जाएंगे और आखिर में रावलाकोट साइड पे आ जाएंगे पुंछ डिवीजन में। तो मीरपुर से इसका आगाज किया गया। नवाज शरीफ ने बड़ा जोर लगाया, बिलावल ने बड़ा जोर लगाया और दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लाइनें लग जाएंगी, लोग लाइनों में लग के वोट डालेंगे। बल्कि ये अहकामात भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे कि आपने मनाजिर फिल्माने हैं, अगर आपके पास 100, 50, 200 वोटर है तो आप उसको लेकर जाएं, बजाय इसके कि वो वोट डाले उसको आप खड़ा करें लाइन के अंदर, लंबी कतारें आप शो करें, मीडिया के ऊपर विजुअल्स बनाएं ताकि वो फिर हम चलाएं पीटीवी के ऊपर और बाकी जो मीडिया उसको दे कि आप ये मनाजिर चलाएं। AR भाई हो गया, वो भी काफी आजकल मदद कर रहा है बी टीम के तौर पर, और बहुत सारा मीडिया है जिसे ये हुक्म था कि आपने ये विजुअल चलाने जो आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो विजुअल भी नहीं बने। ये इतने नालायक है, इतने नकम्मे हैं कि ये अपने मुलाजमों की कितारें भी नहीं दिखा सके। आजाद कश्मीर के लोग वोट के अंदर अगर कोई आया भी है तो ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि जनाब हम तो वीडियो अपनी बनाना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि जनाब कोई हमें देखे, कोई अगर बहुत मजबूरी में आ भी गया है तो। क्योंकि लोगों को यह पता है कि उन्होंने आजाद कश्मीर में रहना है, वहां बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज गोलियां मार रही है, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ कर देते हैं, सड़कें उनकी बंद की हुई है, खाना उनका बंद किया हुआ है, गंदम की ट्रक वापस भेज दी है। तो फिर आप जब इतना तंग करेंगे एक इलाके के लोगों को तो रद्द अमल तो उनका आएगा, और वो रद्द अमल हमने देखा। अब माजी की निस्बत जो टर्न आउट है या लोगों की वोट डालने की ख्वाहिश है वो ना होने के बराबर थी, यानी बहुत ही कम लोग निकले वोट डालने के लिए। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्रामा करने की कोशिश की वो ड्रामा मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। अब तक तो यही दिखाई दे रहा है। अवामी सतह पर इलेक्शन का मुकम्मली बाइकआउट था। बेशुमार मेरे पास पोलिंग स्टेशन की वीडियोज है, वो आजाद कश्मीर के लोग वहां पे खड़े होकर वीडियोज बनाते थे और बताते थे देखो कोई भी नहीं आया, ये देखिए हम खड़े हैं, ये इतने घंटे हो गए कोई भी नहीं आया, ये देखिए इतने घंटे और गुजर गए कोई भी नहीं आया। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन से लोग बनाकर भेज रहे थे। बाहर जो कैंप लगे हुए थे पीपल्स पार्टी और PMLN के, हू का आलम था खाली, लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि वो कैंप लगा के वहां पे बैठ जाए। अच्छा, इसके बरक्स जो आजाद कश्मीर के शहरी हैं, खवातीन हैं या लोग हैं, उन लोगों ने छोटी छोटी रैलियां निकाली इलेक्शन के खिलाफ और वो इस इलेक्शन को एक ढोंग करार दे रहे थे। तो इस वक्त जो आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती मुसल्लत किए अपनी बी टीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, जिन्हें आजाद कश्मीर के अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। यह है टोटल मिला के खबर। अगर आप ये कहें कि बहुत ज्यादा वोट पड़े, 10% भी नहीं पड़े, लेकिन ये वोट निकलेंगे ज्यादा। जब ये गिनती करेंगे तो इनके अंदर वोट शामिल कर देंगे। अभी देखें ना, कल ही पकड़े गए बैग्स, वोटों वाले बैग्स तो पकड़े गए हैं ना, वो बैग्स तो तैयार करके रखे हुए हैं हर हल्के के अंदर। किसी हल्के में 10 बैग्स तैयार है, किसी में 20 बैग्स तैयार है। तो वोटों वाले बैग्स तो उन्होंने पहले से तैयार किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे जानिबदार है और वो खेल रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। यानी ऐसा लगता है कि सेक्टर कमांडर ऑफिस से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा कि हमेशा किया जाता है। पाकिस्तान के इंतखाबात में भी यही हुआ था। वहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उसने सारी सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन ने आसिम मुनीर साहब के कहने पर जाली फॉर्म 47 जारी करके सारी सीटें PMLN को और पीपल्स पार्टी को बांट दी। इसके बावजूद PTI सबसे बड़ी जमात बनी। इसके बावजूद हालांकि उनकी आधी से ज्यादा नशिस्तें छीन ली गई। तो ये 2 नंबरी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले भी नहीं हुई। लेकिन जो रिकॉर्ड आसिम मुनीर साहब ने बना दिया वो मादी में कभी नहीं बने। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देखा, हमने बहुत सारे जिमनी इंतखाबात भी देखे।
आज हम आजाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसकी गिनती अब इस वक्त हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो भी आप देख लेंगे। हमेशा ये होता था कि क्योंकि लोग ज्यादा आ जाते थे वोट डालने के लिए, लोगों का रश लगा हुआ होता था, लाइनें लगी हुई होती थी, लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो इसलिए पोलिंग का टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 घंटा बढ़ा देता था। कभी 1 घंटा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे करके बढ़ा देता था कि जनाब हम टाइम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जितने लोग आ चुके हैं उन्हें मौका दें और वो वोट डाल दें। इस मरतबा अजीब काम यह हुआ कि टाइम इसलिए बढ़ाया गया कि शायद कोई वोट डालने ही आ जाए। ये उल्टा काम हो गया। पहले रश की वजह से टाइम बढ़ाया जाता था, इस मरतबा खाली होने की वजह से टाइम बढ़ाया गया। बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ भाई, अगर किसी ने आना है तो हम 1 घंटे का और टाइम दे रहे हैं, डेडलाइन में इजाफा कर रहे हैं, आगे अल्लाह का वास्ता वोट डाल के चले जाए। ये हालात है। पुलिस मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज हो गई है। मिसाल के तौर पे आप ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट देखें, वो आईजी ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं मीरपुर डिवीजन की आवाम का एहतजाज के बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। भाई तुम मामले लगते हो, लोग अगर एहतजाज करते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है, वो अगर वोट डालते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है। तुम क्यों मामे बनते हो बीच में आकर कहते हो जनाब कि हम इसमें बड़े खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 2026 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर डिवीजन की आवाम ने एहतजाज की बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार कर दिया। आवाम ने इंतशार और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने की बजाय अपने आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के रायदही के इस्तेमाल को तरजीह देते हुए वोट के जरिए फैसला करने का इंतखाब किया। ये पुलिस है जो ये कह रही है। आप अंदाजा करें, पुलिस बी टीम बनी हुई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो है जिनका सियासत करने का 70 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। जर्नैल है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन वो अपने अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा के उनके जरिए से इक्तदार पे कब्जा करते हैं। ये वही बात है ना, देखें। और उनकी बी टीम के तौर पे हमेशा उनके गंदे कपड़े पुलिस होती है। तो ये जो आईजी है लियाकत, ये तो बिल्कुल ही जमीन पे ही लेटा हुआ है, ना कोई गैरत है ना कोई शर्म है। वो बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार मैं थोड़ा सा तो हौसला मैं दिखा दूं। मैं इस आदमी को जानता हूं, इतना बुरा आदमी नहीं था मैं जब पुराना जानता था, लेकिन कुछ क्लिप वगैरह मैंने इसके देखे, वो तो ज़हनी मरीज वाली बातें कर रहा है कि इतना बंदा मार दो तो उतना बंदा मार दो। लेकिन मैं इतना बदगुमान तो मैं इसके बारे में कभी नहीं था। जो हरकतें इसने करके दिखा दी। अब ये पुलिस का काम है करने का। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वो ये बात कर रहा है कि अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी की गुज़िश्ता 3 कॉल्स के बाद आज 27 जुलाई की लॉन्ग मार्च की कॉल भी मुस्तरद कर दी। यार पुलिस का क्या काम है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक्स करे, वाई करे, जेड करे, अवाम जो मर्जी करे, तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है, नौकरी करना है। तुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जारी कर रहे हो? पुलिस जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर रही हो और एस्टेब्लिशमेंट उससे करवा रही हो तो इसका मतलब है खाना ही खराब हो गया। इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, इनका बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन कमीशन बी टीम ऐसे बना हुआ है, बल्कि वो तो ए टीम बना हुआ है। अभी रिजल्ट भी जारी करेगा थोड़ी देर में। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे कुछ देर में इलेक्शन, फिर आप देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। सारा दिन आपको सड़कों पे इतने लोग नजर नहीं आएंगे जितने बक्सों में से अभी वोट निकलेंगे, क्योंकि बैग्स भरे हुए तो हमने एक दिन पहले ही देख लिए ना कि बैग्स भरे हुए और वो रखे हुए। तो जो बसें भेजी थी मरियम नवाज ने, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। वो आजाद कश्मीर में दाखिल भी होगी, वहां पहुंच भी गई। उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने पता क्या किया? वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जारी स्टेटमेंट जारी किया गया कि जनाब हम तस्दीक करते हैं कि बसें पहुंच गई है, लेकिन इन बसों का इस्तेमाल इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कोशिश हो जाएगी। आप अंदाजा करें कितने बड़े फ्रॉड है ये। भाई ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तुम उन्हें पकड़ो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनका दाखिला बंद करो आजाद कश्मीर में, कि अब जब तक इंतखाबात चलेंगे ये बाप बेटी का हम दाखिला नहीं होने देंगे आजाद कश्मीर में। ये करने की बजाय उनकी बसें रख ली कि जनाब हम इलेक्शन के फौरन बाद दे देंगे। अंदाजा कीजिए। और ये बसें नहीं चल रही आजाद कश्मीर में, ये आप मेरे से पूछ ले। मैं इन बसों का पीछा करूंगा और आपको बताऊंगा फ्यूचर में कि इन बसों का क्या बना और ये बसें कहां गई और उनकी हालत क्या है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था बाइकआउट का, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे, वो फैसला दुरुस्त साबित हो गया तहरीक इंसाफ का। और उनका फैसला साबित किया वक्त में कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली इंतखाबात में। अगर तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात लड़ती तो कुछ थोड़ा बहुत और लोग निकल आते, लेकिन ओवरऑल ये इंतखाबात जो है वो इनकी कोई हैसियत या कोई साख नहीं है। आलमी सतह पर भी नहीं होगी, आजाद कश्मीर में भी नहीं होगी।
और ये इलेक्शन दोबारा करवाने ही पड़ेंगे। एक वक्त आएगा कि आपको दोबारा आजाद कश्मीर में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हुकूमत कभी भी अवामी हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आपने मुसल्लत की हुई है, वैसे ही अगर आप मुसल्लत करके इसको घसीटते रहें और चलाते रहें तो आपकी मर्जी है। जो हालत आपने पाकिस्तान की है, उससे बदतर हालत आप आजाद कश्मीर की कर देंगे।